हम टॉपिक की तरफ जाएं। अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो सिंथेटिक एंड्रोजन्स हैं, ये वाले ऑक्सिंड्रोलोन, नैनोड्रोलोन, इनको एनाबॉलिक स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। और ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड हार्मोन इसलिए हैं क्योंकि ये आपका मसल मास बनाते हैं। एनाबोलिज्म कहते हैं बनाने को, कैटाबोलिज्म कहते हैं तोड़ने को। तो ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड हार्मोन इसलिए हैं क्योंकि ये स्टेरॉइड हार्मोन अगर आप इस्तेमाल करो तो आपके मसल मोटे-मोटे हो जाएंगे, आपके जो है मसल की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। यानी एनाबॉलिक है, मसल्स को बनाते हैं, मोटा करते हैं। आपके अंदर एग्रेसिवनेस आ जाएगी, आपके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, आप ज्यादा थकोगे नहीं। इसलिए जो एथलीट्स होते हैं वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, एब्यूज करते हैं, इसको एब्यूज कहते हैं गलत इस्तेमाल को। तो हर टूर्नामेंट में जो एथलीट्स होते हैं उनका एक डोप टेस्ट होता है। डोप टेस्ट का मतलब ये होता है कि वो ब्लड के अंदर ये देखते हैं कि इस बंदे ने सिंथेटिक एंड्रोजन या दूसरे स्टिमुलेटिव तो यूज नहीं किए। अगर यूज किए हुए हों तो ब्लड में तो वो मौजूद होते हैं, टेस्ट में पता चल जाता है और हम कहते हैं कि इस बंदे का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है, उसके ऊपर पाबंदी लग जाती है। अच्छा, हमने स्टेरॉइड पढ़े थे। ये थे नेचुरल स्टेरॉइड हार्मोन जो हमारे जिस्म के अंदर बनते हैं और इनके फंक्शन ये हम फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हमने सिंथेटिक, क्योंकि फार्माकोलॉजी में आप फार्मा पढ़ते हो, मेडिसिन पढ़ते हो, ड्रग्स पढ़ते हो जो आपने बनाई है खुद कारखाने में, लेबोरेटरी में। तो ये एज ए ड्रग यूज होती हैं, एज ए मेडिसिन यूज होती हैं। अगर किसी बंदे के जिस्म के अंदर ग्लूकोकार्टिकाइड नहीं बन रहे तो हम उसको बाहर से देते हैं, तो एज ए मेडिसिन हम इसको यूज करते हैं। इसी तरह मिनरलोकार्टिकाइड को भी आप एज ए मेडिसिन यूज कर सकते हो। एंड्रोजिन, अगर किसी बंदे के टेस्टिस खराब है या ओवरीज खराब है और उसके अंदर एंड्रोजिन नहीं बन रहे तो आप बाहर से एंड्रोजिन देते हो, तो भी एज ए मेडिसिन आप इसको यूज करते हो। इसी तरह सिंथेटिक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह, तो ये सारी मेडिसिन है, इसलिए हम इसको फार्माकोलॉजी में पढ़ रहे हैं। अब हम जो है आज जो ये जो सिंथेटिक आपके पास ग्लूकोकार्टिकाइड्स हैं, ठीक है, ये सिंथेटिक ग्लूकोकार्टिकाइड, इसके यूजेस पढ़ेंगे या हम किस किस बीमारी में इसको यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। क्योंकि अगर आपको क्यों की समझ आ गई तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अक्सर लोग फार्माकोलॉजी में रट्टा मारते हैं कि ओह बेक्लोमिथासोन इज यूज्ड इन द अस्थमा, बेक्लोमिथासोन इज यूज्ड इन द अस्थमा, बेक्लोमिथासोन इज यूज्ड इन द अस्थमा। अगर आपको समझ आ जाए कि बेक्लोमिथासोन को अस्थमा में क्यों यूज करते हैं तो फिर आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम इनके जो है वो यूजेस पढ़ेंगे और इनके साइड इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि अगर कोई बंदा लंबे अरसे तक सिंथेटिक ग्लूकोकार्टिकाइड यूज करे और हाई डोज में यूज करे और लंबे अरसे तक यूज करे तो उस बंदे को कौन से मसले होंगे, यानी साइड इफेक्ट क्या होंगे और क्यों होंगे। समझ आइए इसकी, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्टेरॉइड्स की। जो मैंने आप लोगों को बताया, एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि जो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी है, इसका जो आपके पास वो इस तरह है। यानी सबसे टॉप ये एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट, फिर तोड़ा, फिर तोड़ा, फिर तोड़ा, फिर तोड़ा, फिर तोड़ा। यहाँ पे टॉप में जो आपके पास एंटी, बल्कि इस पे भी मैं बाद में आता हूँ। हम जरा इसका ना पहले स्टीराइड्स का, सिंथेटिक स्टीराइड्स का या जिसको हम ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स कहते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है समझ लेते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकाइड या सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकाइड, ठीक है। अब जो सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कैसे काम करते हैं, MOA, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इसका एक एक्शन ये है, अगर आप किसी बंदे को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दो तो एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं, ये कैपिलरी की परमिएबिलिटी को कम कर देते हैं, यानी डिक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, कैपिलरी परमिएबिलिटी। हमें पता है कि हमारे पास ये आर्टरीज होती हैं,
फिर आर्टरीज की ब्रांचें निकलती हैं जिनको हम कहते हैं आर्टेरियोल्स, ये आर्टेरियोल्स हैं। फिर आर्टेरियोल्स की छोटी-छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, छोटी-छोटी आर्टेरियोल, और फिर वो छोटी-छोटी आर्टेरियोल्स के बाद आती है ये कैपिलरी। ये कैपिलरीज बहुत छोटे-छोटे ब्लड वेसल्स हैं और इनकी दीवारें इतनी पतली होती हैं कि इनके अंदर जो ब्लड आ रहा है उससे मवाद बाहर लीक आउट होके टिश्यूज में आ सकता है। जैसे ऑक्सीजन लीक आउट होके टिश्यू में आता है, ग्लूकोज लीक आउट होके टिश्यू में आता है, अमाइनो एसिड्स लीक होके टिश्यू में, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो टिश्यूज को चाहिए ब्लड में आते हैं, और ब्लड जब कैपिलरी में पहुंचता है तो कैपिलरी से लीक आउट होके ये बाहर आ जाता है। हमें पता है ना इस तरह होता है। कैपिलरी जो है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होती हैं बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड से ऑक्सीजन निकल के टिश्यू में आता है, टिश्यू के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ था ये कैपिलरीज में इंटर होकर ब्लड में जाता है। तो कैपिलरी की एक खास परमिएबिलिटी होती है। जब यहाँ पे इन्फेक्शन होगा, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आएगा इस टिश्यू में, और इस टिश्यू के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाएगी, तो हमारा जिस्म इसको रिस्पांस करेगा इन्फ्लेमेशन की शक्ल में। हमारा जिस्म जो इसको रिस्पांस देगा, इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया आया या वायरस आया, ये हो गया, इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन हो गया। अब हमारा जिस्म जो इसको रिस्पांस देगा उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। और वो रिस्पांस क्या होता है, ये जो कैपिलरीज होती हैं ये डायलेट हो जाती हैं, इनकी परमिएबिलिटी ज्यादा हो जाती है। यानी कैपिलरीज, लेट्स सपोज अगर ये कैपिलरी है ना, ये डायलेट हो जाती हैं, इनकी परमिएबिलिटी ज्यादा हो जाती है। क्या मतलब, पहले अगर थोड़ी चीजें बाहर लीक आउट होती थी, अब ज्यादा चीजें बाहर लीक आउट होंगी, यानी परमिएबिलिटी इसको कहते हैं, ये परमिएबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो जब परमिएबिलिटी ज्यादा होगी तो ब्लड से ज्यादा न्यूट्रोफिल इधर आएंगे, ज्यादा एंटीबॉडीज आएंगी, ज्यादा इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड बाहर लीक आउट होगा, ज्यादा लिम्फोसाइट बाहर आएंगे, जितने भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, ये सारे ज्यादा बाहर आएंगे ताकि इस इन्फेक्शन का, इस बैक्टीरिया का मुकाबला किया जा सके। यानी कैपिलरी की परमिएबिलिटी क्या हो गई है, ज्यादा इंक्रीज हो गई है, ज्यादा हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब अगर आप इस बंदे को स्टीरॉइड दोगे तो स्टीरॉइड की वजह से ये कैपिलरी की जो परमिएबिलिटी है ये क्या हो जाएगी, कम। डायलेट। ये कैपिलरी परमिएबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन देखो, लेट से एक बंदे का कैपिलरी है, यहाँ पे इस बंदे को इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो अब यहाँ से बहुत ज्यादा मवाद कैपिलरी से लीक आउट हो रहा है, यानी कैपिलरी की परमिएबिलिटी ज्यादा है। अब इसी बंदे को हमने क्या दे दिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे दिए। जब हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देंगे तो इस बंदे की कैपिलरी की परमिएबिलिटी कम हो जाएगी। ये देखो, यहाँ पे इतनी ज्यादा परमिएबिलिटी है, इतनी चीजें बाहर आ रही हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें बाहर आई हैं। यानी अगर आप किसी बंदे को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दो तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या कर देते हैं, कैपिलरी की परमिएबिलिटी को क्या कर देते हैं, तायर डिक्रीज। डिक्रीज कर देते हैं। अब इसका क्या फायदा होता है, कैपिलरी परमिएबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो इसकी वजह से, ये समझो समझो इसको, इसकी वजह से पहली बात तो ये है कि जो एडीमा था वो क्या हो जाएगा, कम। कम हो जाए। देखो, एडीमा किसे कहते हैं, ये टिश्यू के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड बाहर आया है, फ्लूइड जब टिश्यू के अंदर जमा हो जाए इसको हम एडीमा कहते हैं। फ्लूइड टिश्यू के अंदर ज्यादा इसलिए जमा हो गया था, यानी एडीमा इसलिए हो गया था क्योंकि कैपिलरी की परमिएबिलिटी ज्यादा थी, ज्यादा फ्लूइड बाहर आ रहा था ब्लड वेसल से, यानी कैपिलरी से ज्यादा फ्लूइड बाहर आ रहा था, वो टिश्यू में जमा हो रहा था। टिश्यू में जब फ्लूइड जमा होता है इसको हम एडीमा कहते हैं, यानी एडीमा हो रहा था। आपने जब इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दिए तो कैपिलरी की परमिएबिलिटी कम हो गई, तो कैपिलरी की जब परमिएबिलिटी कम हो गई तो यहाँ पे टिश्यू के अंदर फ्लूइड क्या हो जाएगा, तायर
कम हो जाएगा। फ्लूइड क्या हो जाए, कम हो जाएगा, यानी एडिमा क्या हो जाएगा, कम। टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड है इसको हम एडिमा कहते हैं। तो जब कम फ्लूइड बाहर आएगा, यानी टिश्यू के अंदर कम फ्लूइड आएगा, तो एडिमा कम होगा, यानी डिक्रीज एडिमा। समझ नहीं आई आप लोगों को? सर आ गए। आइए सर। अब ये इसीलिए हम जिन लोगों को सेरिब्रल एडिमा हो जाए, जिन लोगों के दिमाग के अंदर एडिमेटस फ्लूइड जमा हो जाए, तो उन लोगों को हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं। उनके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एडिमा को, कैपिलरी की परमेबिलिटी को कम करते हैं, जिसकी वजह से एडिमा कम हो जाता है। अगर सेरिब्रल एडिमा होगा, यानी दिमाग के अंदर पानी जमा हुआ होगा, तो वो एडिमा वहां से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और दिमाग के ऊपर जो प्रेशर था उस एडिमा की वजह से वो कम हो जाएगा। यही वजह है कि जो हमारे पास ट्रामा के पेशेंट आते हैं, जिनको सर के ऊपर जख्म लग जाए, सर की खोपड़ी टूट जाए और उनके ब्रेन के अंदर जो है वो ब्लीडिंग हो जाए, तो वो इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड जमा हो जाता है, एडिमा हो जाता है। वो एडिमा, लेट सपोज ये ब्रेन है, यहाँ पे एडिमेटस फ्लूइड जमा हो गया, बहुत ज्यादा एडिमा है, तो ये इस ब्रेन के ऊपर क्या लगा रहा है, जोर। तो ब्रेन तो बहुत सेंसिटिव चीज है, ब्रेन के ऊपर तो जोर नहीं लगना चाहिए। तो ये जो फ्लूइड है, जो एडिमा, एडिमेटस फ्लूइड है, ये आपने निकालना है, इसको आपने कम करना है, एडिमा को आपने कम करना है। तो वो आप कैसे कम करोगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देके। यानी हम कहेंगे कि चूंकि ये एडिमा को कम करता है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन सेरिब्रल एडिमा। सब कुछ समझ आई है? यस सर। यस सर। इन सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल एडिमा मीन आपके दिमाग के अंदर एडिमा हो गया है। एडिमा किसे कहते हैं, तायर, टिश्यू के अंदर फ्लूइड जब जमा हो जाए सर। फ्लूइड। तो सेरिब्रल एडिमा का मतलब दिमाग के अंदर फ्लूइड जमा हो जाए। तो दिमाग के अंदर तो फ्लूइड जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दिमाग है और दिमाग के अंदर आप, ये सारा दिमाग है और इसके अंदर आप यहाँ पे जो है फ्लूइड जमा कर दो, तो ये फ्लूइड तो दिमाग की एक्टिविटी को के ऊपर असर डालेगा, दिमाग को डैमेज करेगा। तो ये फ्लूइड यानी एडिमा इधर नहीं होना चाहिए। एडिमा को हम कम करेंगे। एडिमा हम कैसे कम करेंगे, हम कैपिलरी की परमिबिलिटी को कम करेंगे। वो कैसे कम करेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देंगे। दैट्स व्हाई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर यूज्ड इन सेरिब्रल एडिमा। समझाइए आप लोगों को? यस सर। यस सर। ये हो गया इसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दूसरा, यही कैपिलरी परमिएबिलिटी जब आपके पास कम होगी, तो इसके नतीजे में क्या होगा, हम कहेंगे डिक्रीज ल्यूकोसाइट माइग्रेशन या डिक्रीज न्यूट्रोफिल माइग्रेशन into the tissue by decreasing the neutrophil adhesion molecules। अब देखो, इसमें आपकी फिजियोलॉजी भी क्लियर हो रही है, पैथोलॉजी भी क्लियर हो रही है, मेडिसिन भी क्लियर हो रही है। आपको ये भी पता चल रहा है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से न्यूट्रोफिल क्यों माइग्रेट नहीं होंगे, ये फिजियोलॉजी है। आपको ये भी पता चल रहा है कि आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेरिब्रल एडिमा में क्यों यूज करते हो, ये मेडिसिन है, जनरल मेडिसिन है। तो जनरल मेडिसिन में भी आपकी ये टॉपिक कवर हो रहा है। देखो क्या करो, देखो देखो, ये आपके पास ब्लड वेसल है, ये इर्द गिर्द टिश्यू है, टिश्यू के अंदर आ गया है बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के खिलाफ ये इन्फेक्शन हो गया है। हमारा जिस्म जो रिस्पांस देता है उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन। उसमें क्या है, इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड बाहर आता है और साथ साथ न्यूट्रोफिल बाहर आते हैं। वो न्यूट्रोफिल आके बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं और इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। इन्फेक्शन ठीक होता है तो इन्फ्लेमेशन का जो है वो भी खत्म हो जाता है। इस तरह होता है ना नॉर्मली। यस सर। अब देखो, अगर आप किसी बंदे को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दो, ये दो, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं, लेट्स सपोज इस बंदे को आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे दिए, तो जो न्यूट्रोफिल होता है ना, गौर से सुनो, हम जनरल फिजियोलॉजी में वैसे ये पढ़ चुके हैं, न्यूट्रोफिल बाहर कैसे आता है, बाहर न्यूट्रोफिल के ऊपर खास किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं
जिनको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल एडहेजन मॉलिक्यूल। ये न्यूट्रोफिल एडहेजन मॉलिक्यूल जो हैं, ये ब्लड वेसल की दीवारों के ऊपर भी एक खास किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एडहेजन मॉलिक्यूल। तो ये न्यूट्रोफिल आता है आता है आता है आता है, और न्यूट्रोफिल के जो एडहेजन मॉलिक्यूल है, इसके जरिए से ये ब्लड वेसल की दीवार के साथ चिमट जाता है। जब ये चिमटता है, ये क्या हो जाता है? स्लो, इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ब्लड में तो ये बहुत तेजी के साथ जा रहा था, लेकिन जब ये न्यूट्रोफिल एडहेजन मॉलिक्यूल, जो न्यूट्रोफिल के ऊपर एक एडहेजन मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे चिमटता है तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। जब स्पीड स्लो होती है तो ये यहाँ पे चिमट जाता है, नेक्स्ट स्टेप में स्टक हो जाता है, जिस तरह एल्फी के साथ आप किसी चीज को करते हो। जब ये यहाँ पे चिपकता है तो ये फिर बाहर आ जाता है। ये न्यूट्रोफिल की माइग्रेशन है फ्रॉम द ब्लड वेसल इनटू द टिश्यू, इस तरह आता है, हम फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आप किसी बंदे को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दो, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं? ये जो न्यूट्रोफिल एडहेजन मॉलिक्यूल है, ये इन न्यूट्रोफिल एडहेजन मॉलिक्यूल की को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो न्यूट्रोफिल के ऊपर जो एडहेजन मॉलिक्यूल है, जिसकी मदद से न्यूट्रोफिल एडहेसिव होता था, चिपक जाता था दीवार के साथ और फिर बाहर आता था, ये एडहेजन मॉलिक्यूल अब काम नहीं करता। तो जब ये अब काम नहीं करता तो न्यूट्रोफिल बाहर नहीं आते। नहीं आते। तो जब ये बाहर नहीं आते तो ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल क्या हो जाएंगे? ज्यादा, क्योंकि न्यूट्रोफिल बाहर नहीं आ रहे, तो ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल ज्यादा हो जाएंगे। यानी हम कहेंगे कि the glucocorticoid decreases the neutrophil migration into the tissue by decreasing the neutrophil adhesion molecule। न्यूट्रोफिल एडहेजन मॉलिक्यूल काम नहीं करते तो न्यूट्रोफिल बाहर माइग्रेट होकर टिश्यू में नहीं आता। जब ये बाहर माइग्रेट होकर टिश्यू में नहीं आता तो इसकी वजह से दो काम होते हैं। एक तो हम कहेंगे कि एक इस बंदे को क्या हो जाएगा, ये मेरे पेपर में 2 दफा आया हुआ था जब मैंने पीएमडीसी का एग्जाम दिया था, न्यूट्रोफिलिया, यानी ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल क्या हो जाएंगे? ज्यादा ज्यादा। ज्यादा। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि डिक्रीज या डिक्रीज एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, सॉरी डिक्रीज इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। देखो, जब न्यूट्रोफिल बाहर आता था इसको हम क्या कहते थे? इन्फ्लेमेशन ना? यस सर। न्यूट्रोफिल जब बाहर आता है इसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। बैक्टीरिया टिश्यू के अंदर आ गया, ये कहते हैं, ये कहता है इन्फेक्शन। इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल और फ्लूइड और ये चीजें बाहर आती हैं। तो जब न्यूट्रोफिल बाहर नहीं आएगा, ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल ज्यादा हो जाएंगे, यानी न्यूट्रोफिल बाहर नहीं आएगा, हम कहेंगे कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस क्या हो गया है? कम हो गया। कम हो गया है। न्यूट्रोफिल का बाहर आना ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस कहलाता है। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। तो अगर न्यूट्रोफिल तोड़े आएंगे या नहीं आएंगे तो हम कहेंगे कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। यानी दूसरे लफ्जों में जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। 10 ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। समझ नहीं आई आप लोगों को? बिकॉज दे decreases the inflammatory response, that decreases the inflammation। न्यूट्रोफिल बाहर नहीं आएगा तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, क्योंकि न्यूट्रोफिल के बाहर आने से ही एक्टिव इन्फ्लेमेशन होती थी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती थी। न्यूट्रोफिल बाहर नहीं आएगा, हम कहेंगे कि इन्फ्लेमेशन तोड़ी है, यानी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस तोड़ा है। क्यों तोड़ा है? क्योंकि इस बंदे को आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दिए। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी। सर एक सवाल था। जी जी। सर ये जो इन्फ्लेमेशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी चोट की वजह से बॉडी के ऊपर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो क्या इन्फ्लेमेशन के सिलसिले में हम ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट को?
वेरी गुड, वेरी गुड। मैं इसके यूजेस पे आ रहा हूँ। ये तो हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैं आपको बताऊंगा कि ये एक ट्रामा हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो हम ये क्यों यूज करते हैं, ये हम इसके यूजेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां तक इस बात की समझ आ गई कि एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है इसका, इसलिए हम इसको इन्फ्लेमेशन में यूज करते हैं क्योंकि दे डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन। समझ आई है इसकी? यस सर। यस सर। अच्छा, ये जो है इंपॉर्टेंट, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सेरिब्रल एडिमा में हम इसको यूज करते हैं, ये न्यूट्रोफिलिया करवाते हैं, यानी न्यूट्रोफिल की तादाद ब्लड में ज्यादा करवाते हैं, प्लस ये एंटी इन्फ्लेमेटरी। अच्छा, एक तो है, हो गया ये। दूसरा ये क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? दूसरा है डिक्रीज लाइसोसोमल मेम्ब्रेन instability, decrease lysosomal membrane stability। देखो, जब ये न्यूट्रोफिल बाहर आते हैं, लेट से ये न्यूट्रोफिल हैं और ये बैक्टीरिया है, तो ये न्यूट्रोफिल क्या करता है, ये इस बैक्टीरिया को एनगल्फ करता है, फेगोसाइटोसिस होती है इसकी, खाता है इसको और इसको डाइजेस्ट करता है। कैसे? न्यूट्रोफिल के अंदर लाइसोसोम पड़े होते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम। इस बैक्टीरिया को इस लाइसोसोम के अंदर बंद कर दिया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम इस बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब आप किसी बंदे को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दो तो इस बंदे के जो न्यूट्रोफिल होंगे, न्यूट्रोफिल के अंदर जो लाइसोसोम होंगे, इस लाइसोसोम का जो मेम्ब्रेन है, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो सॉरी कम नहीं ज्यादा हो जाती है। जब लाइसोसोमल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है तो ये सही तरीके से बैक्टीरिया को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, फेगोसाइटोसिस सही नहीं कर सकता, impaired phagocytosis and digestion of impaired यानी खराब phagocytosis and digestion of pathogenic organism जो कि बैक्टीरिया है। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी बंदे को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दो तो इस बंदे के जो लाइसोसोम, न्यूट्रोफिल के अंदर लाइसोसोम होते हैं, उन लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती हैं उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, वो स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबिलिटी इनकी ज्यादा हो जाती है। जब ये स्टेबिलिटी इनकी ज्यादा हो जाए तो ये सही तरीके से बैक्टीरिया को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सही तरीके से फेगोसाइटोस नहीं कर सकते। यानी इस बेस पे भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है इसका। क्योंकि बैक्टीरिया को मारना, इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, न्यूट्रोफिल बाहर आते हैं और बैक्टीरिया को मारते हैं, ये इन्फ्लेमेशन है। तो अगर आपका न्यूट्रोफिल जो कि बाहर नहीं भी आ रहा लेकिन जो आ रहा है थोड़ा बहुत, वो अगर बैक्टीरिया को नहीं मार सकता तो दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन सही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इस बंदे को आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दिया है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एक्सक्यूज मी समझ सर, आइए? ये जी जी सर, ये बेसिकली हम ड्रॉबैक्स ऑफ ग्लूकोकोर्ट्स अभी पढ़ रहे हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपने ऊपर फरमाया कि एडीमा नहीं नहीं कम नहीं होता नहीं है, नहीं 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 तो नहीं नहीं नहीं, एडीमा ये इसके मैं इसके ड्रॉबैक्स की तरफ आ रहा हूँ। मैं सारी चीजें आखिर में आप लोगों को समराइज करूंगा। फिलहाल जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ क्या वो आपको कंसेप्ट वाइज समझ आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी क्यों है, न्यूट्रोफिलिया कैसे करवाता है, सेरिब्रल एडिमा कम कैसे करवाता है, इसकी समझ आ रही है ना आप लोगों को? यस सर, यस ये आ सर। रही है। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, फिलहाल इसको आप समझो। तीसरे नंबर पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि दे इंड्यूस या काज एपोप्टोसिस ऑफ द लिम्फोसाइट्स। इंड्यूस या जिसको हम काज भी कर कह सकते हैं। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस किसे कहते हैं, मारना, प्रोग्राम सेल डेथ, सेल को मारना, सेल का मर जाना। तो अगर आप किसी बंदे को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दो
तो इस बंदे के ब्लड के अंदर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, उनके अंदर क्या हो जाती हैं? एपोप्टोसिस हो जाती हैं, यानी वो मर जाते हैं। लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये दोनों क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। मर जाते हैं। तो जब लिम्फोसाइट्स आपके मर जाते हैं तो नतीजे में इस बंदे के ब्लड के अंदर लिम्फोसाइट्स क्या हो जाएंगे? कम कम। कम। इसको हम कहते हैं लिम्फोपीनिया। बहुत जरूरी है, ये पेपर में वो जरूर देते हैं कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये न्यूट्रोफिलिया करवाते हैं, यानी ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल की तादाद बढ़ाते हैं और लिम्फोसाइट की तादाद को क्या करते हैं? कम करते हैं, लिम्फोपीनिया करवाते हैं। कैसे? लिम्फोसाइट के अंदर एपोप्टोसिस करवा देते हैं। एपोप्टोसिस लिम्फोसाइट है, इसके अंदर एपोप्टोसिस हो जाती है, मतलब ये मर जाता है। तो जब ये मर जाता है तो ब्लड के अंदर लिम्फोसाइट कम हो जाते हैं, यानी लिम्फोपीनिया हो जाता है। क्लियर हो गया ये? यस अब सर। देखो, जब लिम्फोपीनिया होगा तो दोनों बी और टी लिम्फोसाइट दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों कम कम हो हो जाएंगे ना। डिक्रीज बी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स दो तरह के हैं, बी लिम्फोसाइट्स और डिक्रीज्ड टी लिम्फोसाइट्स, दोनों कम होंगे। बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? इनका क्या फंक्शन होता है? जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये नॉर्मली हमारे जिस्म के अंदर प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर इनसे एंटीबॉडीज बनती हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं इनसे क्या बनती हैं? एंटीबॉडीज। एंटी तो जो आपकी जो इम्यूनिटी है, देखो आपके जिस्म के अंदर लिम्फोसाइट्स की वजह से जो इम्यूनिटी है ये दो तरह की है। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्लाज्मा सेल्स और ये प्लाज्मा सेल्स फिर एंटीबॉडी बनाते हैं। आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई, ये एंटीबॉडीज हैं। ये बी लिम्फोसाइट थे। जो टी लिम्फोसाइट थे ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू CD4 और CD8 टी लिम्फोसाइट। ये CD8 टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली सेल्स के ऊपर हमला करते हैं, यानी ये एंटीबॉडीज नहीं बनाते, ये सेल्स हैं। जो CD8 लिम्फोसाइट्स होते हैं ये खुद जाके पैथोजेंस के खिलाफ, वायरसेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। तो जो टी लिम्फोसाइट की वजह से आपके जिस्म के अंदर इम्यूनिटी है, कुव्वत मुदाफियत है, इसको हम क्या कहते हैं? सेलुलर इम्यूनिटी। क्यों इसको सेलुलर इम्यूनिटी क्यों कहते हैं? टी लिम्फोसाइट वाली, क्योंकि टी लिम्फोसाइट CD4 सेल और CD8 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये CD8 सेल हैं, ये खुद लड़ाई लड़ते हैं, जंग लड़ते हैं। तो चूंकि सेल खुद लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके इम्यून सिस्टम के सेल खुद लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये जो कुव्वत मुदाफियत जो इम्यूनिटी है इसको हम सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं। जबकि जो बी लिम्फोसाइट हैं ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं, फिर प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाती हैं जो कि एक हार्मोनस शक्ल है। तो इसको हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो लिम्फोसाइट्स की वजह से आपके जिस्म के अंदर दो तरह की इम्यूनिटीज हैं, सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। अगर आप किसी बंदे को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दो तो ये लिम्फोसाइट के अंदर एपोप्टोसिस करवा देते हैं, जिसकी वजह से लिम्फोसाइट्स मर जाते हैं, यानी लिम्फोपीनिया हो जाता है, यानी बी लिम्फोसाइट्स भी कम हो जाते हैं, मर जाते हैं, टी लिम्फोसाइट की मिकदार भी कम हो जाती है। तो जब बी लिम्फोसाइट आपके जिस्म में कम होते हैं तो इसकी वजह से कौन सी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है? इमरल। ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो हम कहेंगे कि बी लिम्फोसाइट्स के कम होने की वजह से डिक्रीज्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी और टी लिम्फोसाइट के कम होने की वजह से डिक्रीज्ड सेलुलर सेलुलर
इम्यूनिटी। ये आपको ये चीज की समझ आ गई। अब ये हम कब यूज करते हैं? सर 1 मिनट रहता है। जी, एक बंदा है जिसको ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या हो जाता है, जो इंसान है ना, उसके बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट पागल हो जाते हैं और इस इंसान के अपने ही जिस्म के सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज, इसमें क्या होता है, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट जुनेद के बी एंड टी लिम्फोसाइट जुनेद के ही सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली तो क्या होता है, नॉर्मल इंसान में जो बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट से आखिर में एंटीबॉडीज बनती है। ये किस लिए बनती है? ताकि बाहर से जो बैक्टीरियल सेल आ रहे हैं, वायरल सेल आ रहे हैं, उनको मारा जा सके, उनके खिलाफ ये काम करते हैं। हम ये पढ़ रहे थे कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, तो ये आपकी ऑटो इम्यून डिजीजेस जो मैंने आपको बताई, उसकी आप लोगों को समझ आई कि ऑटो इम्यून डिजीजेस में क्या होता है, इंसान के जिस्म के बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट अपने ही जिस्म के सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो हम अपने इस बंदे का इलाज हमने कैसे करना है, हमने इस बंदे के बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, इसको क्या करना है, सप्रेस करना है, इसको दबाना है कि भाईजान तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग इसके अपने सेल्स के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। हमने बी एंड टी लिम्फोसाइट दोनों को कम करना है। इसको हम कहते हैं इम्यूनो सप्रेशन। हमने इम्यून सिस्टम को क्या करना है, सप्रेस करना है। इसलिए हम इस बंदे को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बी लिम्फोसाइट को भी कम कर देता है, टी लिम्फोसाइट को भी कम कर देता है। यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी दोनों इसकी वजह से क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनो सप्रेशन। यानी इस बंदे का इम्यून सिस्टम आपने क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। और इसलिए हम इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को यूज करते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेज में। समझ आइए? यस सर। Yes, sir. दैट्स व्हाई synthetic glucocorticoids are used in number 1 autoimmune diseases, e.g. मिसाल के तौर पर SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। रोमेटाइड आर्थराइटिस, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ETC, और भी कई सारी है। दूसरा, हम इसी वजह से इसको यूज करते हैं लिम्फोमा में। लिम्फोमा या ल्यूकीमिया, जो ब्लड कैंसर है। देखो ब्लड कैंसर में क्या हो जाता है, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट, इनकी तादाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, हद से ज्यादा हो जाती है। इसलिए इसको कैंसर कहते हैं, बोन कैंसर, लिम्फोमा या ल्यूकीमिया, सॉरी ब्लड कैंसर, लिम्फोमा और ल्यूकीमिया। क्यों? क्योंकि इसमें जो लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और इनकी तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर हम इस बंदे को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दें तो ये लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की तादाद को क्या कर देता है, कम। कम। तो जो कैंसरस बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट थे, जो हद से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे थे, तादाद बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की बहुत ज्यादा हो रही थी, हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं, ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की तादाद को कम कर देंगे। यानी कैंसर जो लिम्फोमा और ल्यूकीमिया है, इसके ट्रीटमेंट में और ऑटो इम्यून डिजीजेस के ट्रीटमेंट में भी हम इसको यूज करते हैं। वजह इसकी ये है क्योंकि ये इम्यूनो सप्रेशन करवाते हैं। समझ आइए इसकी? यस सर। Yes, अच्छा, sir. अब नेक्स्ट चीज जो है, नेक्स्ट चीज जो है वो है नंबर 4, जो यूजिनोफिल होते हैं। हमारे ब्लड के अंदर एक खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं यूजिनोफिल। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, दे सिक्वेस्टर मीन जमा कर लेना, पकड़ लेना,
सिक्वेस्टर या जिसको हम कह सकते हैं कैप्चर, यूजिनोफिल। यूजिनोफिल ये सेल्स हैं जो ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। सिक्वेस्टर या कैप्चर यूजिनोफिल इन द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड क्या मतलब? अब इसका मतलब ये कि देखो, लेट से ये एक लिम्फ नोड है, इसके अंदर से लिम्फ गुजर रहा है, ठीक है। इस लिम्फ के अंदर लेट से यूजिनोफिल है। ये जब लिम्फ नोड में से गुजरेगा ना, और आपने इस बंदे को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दिया हुआ हो, तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, ये यूजिनोफिल जब लिम्फ नोड से गुजरता है तो ये इधर ही चिपक जाता है, पकड़ लिया जाता है। यानी यूजिनोफिल कहाँ पे कैप्चर हो जाते हैं, सिक्वेस्टर हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, कहाँ पे? लिम्फ नोड में। नोड्स के अंदर। तो ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर यूजिनोफिल की तादाद क्या हो जाएगी? कम। तो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, क्योंकि यूजिनोफिल तो आपने लिम्फ नोड के अंदर चिपका लिए, दबा लिए, सिक्वेस्टर कर लिए, जमा कर लिए। यानी सिक्वेस्टर या कैप्चर यूजिनोफिल इन द लिम्फ नोड, और इसकी वजह से क्या हो जाता है? यूजिनोपीनिया। यूजिनोपीनिया ताहिर किसे कहते हैं? ब्लड में, यूजिनोफिलिया ब्लड में, ब्लड के ब्लड अंदर के अंदर यूजिनोफिल की तादाद का कम हो जाना। लिम्फोपीनिया, ब्लड के अंदर लिम्फोसाइट्स की तादाद का कम हो जाना। पीनिया कहते हैं कम हो जाना, फीलिया कहते हैं ज्यादा होना। तो न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोफिल की तादाद का ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाना, तो ये यूजिनोपीनिया करवाते हैं। यानी ब्लड के अंदर यूजिनोफिल की तादाद क्या हो जाती है? कम। इसका फायदा हमें क्या, कहाँ, कैसे हासिल हो सकता है? एलर्जियां। एलर्जियां, जिन लोगों को एलर्जी होती है उन लोगों के ब्लड में यूजिनोफिल ज्यादा होता है। हम उन लोगों को स्टेरॉइड का इंजेक्शन, सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का इंजेक्शन लगा देते हैं, ये ब्लड के अंदर यूजिनोफिल की तादाद को कम कर देते हैं, क्योंकि यूजिनोफिल एलर्जी में करवाने में शामिल होता है। अगर किसी बंदे को एलर्जी है तो इन्हीं यूजिनोपीनिया, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन, दैट्स व्हाई synthetic glucocorticoids are used in a एलर्जी रिएक्शन, are used in allergic condition। एलर्जिक कंडीशन, मिसाल के तौर पर एलर्जी की बहुत सारी किस्में हैं। फॉर एग्जाम्पल अस्थमा, दमे की बीमारी। क्यों? क्योंकि एलर्जिक कंडीशन में यूजिनोफिल का किरदार होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूजिनोफिल की मिकदार को कम कर देते हैं, इनकी तादाद को कम कर देते हैं, तो एलर्जी कम हो जाती है। इसलिए ये एंटी एलर्जिक भी हैं, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर एंटी एलर्जिक। ये एलर्जी को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? यूजिनोफिल की तादाद को कम करते हैं। यूजिनोफिल की तादाद को ब्लड में कैसे कम करते हैं? यूजिनोफिल को लिम्फ नोड्स के अंदर फंसा लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। क्लियर हो गई ये बात? यस यस सर, सर। पांचवी चीज, और Yes, जो sir. इसमें फाइनल है, इसके बाद फिर हम इसके साइड इफेक्ट कल पढ़ेंगे। पांचवी चीज जो है वो ये है कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये डिक्रीजेस प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड डिक्रीजेस ल्यूकोट्राइन प्रोडक्शन। अब ये चीज थोड़ी सी समझने की है, ये फाइनल बात है, फिर इसके बाद हम जाते हैं। देखो, जब इन्फ्लेमेशन होती है, जब इन्फ्लेमेशन होती है तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, लिम्फोसाइट्स आते हैं ना, या नहीं आते? यस यस, आते हैं तो सर। ये जो सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं, लेट्स से ये एक इन्फ्लेमेटरी सेल है, ये इस सेल का सेल मेम्ब्रेन है। इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या मौजूद होते हैं? फास्फोलाइपिड। होते हैं ना, हर सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलाइपिड मौजूद होते हैं। तो जब इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं,
और ये सेल मरते हैं, ज़ाहिर इन्फ्लेमेशन में तो मार कुटाई होती है, तो ये सेल्स मरते हैं, तो जब ये मरते हैं तो इनके मेम्ब्रेन से फास्फोलाइपिड क्या हो जाता है, Yes. रिलीज हो जाता है, रिलीज हो जाता है। मेम्ब्रेन में जो फास्फोलाइपिड है, जब ये रिलीज होता है तो एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं फास्फोलाइपेज A2, ठीक है। वो फास्फोलाइपेज A2 क्या करता है, फास्फोलिपिड को कन्वर्ट कर देता है। ये आप लोगों ने गौर से सुना है, बस ये आखिरी बात है। फास्फोलिपिड को कन्वर्ट कर देता है इनटू एराकिडोनिक एसिड में। क्लियर हो गया? ये किसने करवाया? यहाँ पे जो एंजाइम मौजूद था उसका क्या नाम था? फास्फोलाइपेज A2, फास्फोलाइपेज A2, जिसको हम प्यार से PLA2 भी कहते हैं, यानी फास्फोलाइपेज A2। फास्फोलाइपेज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फास्फोलिपिड को तोड़ के एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये एंजाइम फास्फोलाइपेज किसके ऊपर काम करता है? फास्फोलाइपिड के ऊपर, और फास्फोलाइपिड को एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। अब ये जो एराकिडोनिक एसिड होता है, इसके ऊपर दो तरह के एंजाइम काम करते हैं। मैं शॉर्ट आप लोगों को बता देता हूं। एराकिडोनिक एसिड या कन्वर्ट कर दिया जा सकता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स में, यानी आप इससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी बना सकते हो, और आप इससे ल्यूकोट्राइन भी बना सकते हो। ल्यूकोट्राइन, ये डिपेंड करता है कि एराकिडोनिक एसिड के ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है। मिसाल के तौर पर अगर साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम इसके ऊपर काम करे, साइक्लोऑक्सीजिनेज, तो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम है, ये एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन। और अगर लाइपोऑक्सीजिनेज इसके ऊपर काम करे, तो जो लाइपोऑक्सीजिनेज एंजाइम है, ये एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है इनटू ल्यूकोट्राइन। बहरहाल ये जो भी हो, प्रोस्टाग्लैंडिन की फिर डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर प्रोस्टाग्लैंडिन I2, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, थ्रोम्बोक्सेन A2, TXA2, ये प्रोस्टाग्लैंडिन की डिफरेंट किस्में हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन I2, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, E2 वगैरह वगैरह। इसी तरह ल्यूकोट्राइन की भी आपके पास फिर मुख्तलिफ किस्में, ल्यूकोट्राइन A, C, A4, यानी ल्यूकोट्राइन A4, ल्यूकोट्राइन C4, ल्यूकोट्राइन D4, ये ल्यूकोट्राइन की मुख्तलिफ किस्में हैं। ये हम बाद में कहीं और पढ़ेंगे। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स हैं, ये बेसिकली करवाते क्या है? ये इन्फ्लेमेशन में हेल्प करते हैं। पहली बात, ये जो इन्फ्लेमेशन हो रही है ना, ये जो बाहर टिश्यू के अंदर बैक्टीरिया आया हुआ है और इसके खिलाफ लड़ाई हो रही है, न्यूट्रोफिल आ रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड आ रहा है, एंटीबॉडीज आ रही है, लिम्फोसाइट आ रहा है, जो इन्फ्लेमेशन हो रही है। एक तो इस इन्फ्लेमेशन में हेल्प करते हैं ये दोनों, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन। दूसरा, ये इर्द गिर्द इस टिश्यू के अंदर जो नर्व आए हुए हैं, इन न्यूरॉन को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होती है? पेन। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स हैं, ये आके इन न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से जहां पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, वहां पे हम कहेंगे कि वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन आ जाती हैं। जहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन आती हैं, वहां पे न्यूरॉन स्टिमुलेट हो जाते हैं और आपको पेन महसूस होती हैं। तो जब पेन महसूस होती हैं, तो एक तो इसका ये फंक्शन हो गया कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स हैं, ये दोनों क्या करवाती हैं? पेन, पेन। दूसरा क्या करवाती हैं? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प करती है, फीवर भी कराती है। ठीक है, यहां तक इस बात। और फीवर भी कराती हैं, वेरी गुड। फीवर, जो बुखार होता है, उसमें भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रोल होता है। तो अब देखो, हम अगर किसी बंदे को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे दें, ये क्या करते हैं? ये आते हैं,
और ये आपके इस फास्फोलाइपेज A2 को बंद कर देते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, आपने इस बंदे को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे दिए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बेसिकली इनडायरेक्टली काम करता है, यानी कैसे? ये एक एंजाइम होता है, एक दूसरी चीज होती है जिसको कहते हैं लाइपोकॉर्टिन। लाइपोकोर्टिन इसको स्टिमुलेट करते हैं और लाइपोकोर्टिन जाके फास्फोलाइपेज A2 को मनफी यानी बंद कर देती हैं। आपने एक बंदे को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दिया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से लाइपोकोर्टिन स्टिमुलेट हुआ, लाइपोकोर्टिन गया और इसने फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम को बंद कर दिया। जब ये बंद हो जाएगा तो फास्फोलाइपेड एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, एराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे और ल्यूकोट्राइन नहीं बनेंगे, यानी डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन प्रोडक्शन। अगर आप किसी बंदे को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दो तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देंगे। कैसे? ऐसे, समझ आई है? तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन sir. और ल्यूकोट्राइन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो आपका क्या ठीक हो जाएगा? सर बुखार, फीवर। फीवर पेन रिलीफ हो जाएगी, आपका दर्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन की वजह से पेन होती थी। तो आपने अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे दिया तो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन कम हो जाएंगे, पेन रिलीफ हो जाएगा। दूसरा, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होगा, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन इन्फ्लेमेशन करवा रहे थे, हेल्प कर रहे थे इन्फ्लेमेशन की। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन कम होंगी तो इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगी, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं। तीसरी चीज क्या हो जाएगी? एंटी पायरेटिक। पायरेक्सिया कहते हैं फीवर को। एंटी पायरेटिक वो चीज होती है जो फीवर को काम करे, ठीक है? एंटी फीवर यानी फीवर को कम कर देते हैं। तो अगर आप किसी बंदे को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दो तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि यार ये जो सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मिसाल के तौर पर सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की एक मिसाल, लेट्स सपोज डेक्सामेथासोन, ये एक सिंथेटिक ग्लू। जब हम किसी बंदे को डेक्सामेथासोन लगाते हैं तो उस बंदे का फीवर क्यों ठीक हो जाता है? तो आप उसको कहोगे कि डेक्सामेथासोन एक सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। जब आप किसी बंदे को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हो तो ये आपके जिस्म के अंदर लाइपोकोर्टिन ज्यादा करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है। लाइपोकोर्टिन जाके फास्फोलाइपेज A2 ये एंजाइम है इसको बंद करता है। जब ये बंद होता है तो आपके जिस्म के अंदर फास्फोलाइपेड एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, एराकिडोनिक एसिड नहीं बनता। एराकिडोनिक एसिड नहीं बनता तो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन नहीं बनते। ये नहीं बनते तो फीवर नहीं होता आपको, क्योंकि ये फीवर करवाते हैं, फीवर में इनका रोल होता है, इसलिए आपका फीवर ठीक हो जाता है। समझ आइए आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, अब बस मैं ये 1 मिनट में आप लोगों को बता दूं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर मैं कहूं कि ये सेरिब्रल एडिमा में यूज होते हैं, अगर किसी बंदे को सेरिब्रल एडिमा हो, पहली बात। दूसरा, अगर मैं ये कहूं कि ये ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल की तादाद को बढ़ाते हैं, टिश्यू के अंदर न्यूट्रोफिल की तादाद को काम करते हैं। काम कम करते हैं। करते हैं। तीसरा पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। क्यों एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं? क्योंकि टिश्यू के अंदर ये न्यूट्रोफिल की तादाद को क्या करते हैं? काम करते हैं। कम। तो टिश्यू के अंदर अगर न्यूट्रोफिल कम होगा तो इन्फ्लेमेशन कम होगी, यानी ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। दूसरा, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी क्यों है? क्योंकि ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी ज्यादा करवाते हैं, जिसकी वजह से अब न सही तरीके से आप बैक्टीरिया को, आपका न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को फेगोसाइटोज भी नहीं कर सकता, डाइजेस्ट भी नहीं कर सकता। बैक्टीरिया को फेगोसाइटोज करना और उसको डाइजेस्ट करना, इसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो अगर आपका बैक्टीरिया न डाइजेस्ट हो रहा है, न सही तरीके से वो हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये आपने कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तीसरी चीज, ये इम्यूनो सप्रेसेंट है। ये क्या है? इम्यूनो सप्रेसेंट है। इम्यूनो सप्रेसेंट कैसे हैं? ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। कैसे? आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी कम करते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी को भी कम करते हैं, यानी बी लिम्फोसाइट्स को भी कम करते हैं, टी लिम्फोसाइट को भी कम करते हैं।
यानी लिम्फोपीनिया करवाते हैं, ब्लड के अंदर लिम्फोसाइट की तादाद को कम करते हैं। कैसे? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों के अंदर एपोप्टोसिस करवा देते हैं। इसलिए जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिजीजेस हों, यानी उनका अपना इम्यून सिस्टम, उनके अपने बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट उनके अपने सेल्स के ऊपर अटैक कर रहे हो, तो हम इन बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को सबक सिखाने के लिए, उनकी तादाद को कम करने के लिए क्या यूज करते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये इम्यूनोसप्रेशन है। दूसरा, अगर किसी बंदे के ब्लड के अंदर कैंसर हो जाए, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट की तादाद बहुत ज्यादा हो जाए, तो हम फिर भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज करते हैं, क्योंकि ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की तादाद को कम करता है। तो इसलिए ये कैंसर में भी यूज होती हैं, ये ऑटो इम्यून डिजीजेस में भी यूज होती हैं, ये एलर्जिक कंडीशंस में भी यूज होती हैं। यानी सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर एंटी एलर्जिक। क्यों? क्योंकि ये यूजिनोफिल की तादाद को आपके ब्लड के अंदर कम कर देती हैं। कैसे? यूजिनोफिल को लिम्फ नोड के अंदर पहुंचा देती हैं, ताकि ब्लड में आपका यूजिनोफिल काउंट कम हो जाए, यानी यूजिनोपीनिया हो जाए। इसलिए एलर्जिक कंडीशन जैसे अस्थमा वगैरह में इसको यूज करते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन की प्रोडक्शन कम करते हैं, इसलिए ये पेन रिलीफ आपको देती हैं, आपका पेन कम हो जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपका फीवर ठीक हो जाता है, यानी एंटी पायरेटिक। यानी दूसरे लफ्जों में सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर एंटीपायरेटिक, क्योंकि ये फीवर को ठीक करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन नहीं होने देते, पेन रिलीफ क्योंकि ये पेन ठीक करते हैं, एंटी एलर्जिक क्योंकि ये एलर्जिक कंडीशन को के खिलाफ काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, एंटी ऑटो इम्यून डिजीजेस यानी इम्यूनोसप्रेशन हैं, एंटी कैंसर ड्रग के तौर पे भी हम इसको यूज करते हैं, सेरिब्रल एडिमा में हम इसको यूज करते हैं। ये आपके पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन थे। कल हम इसके साइड इफेक्ट पढ़ेंगे।